हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पे। और इस समय हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स को कंप्लीट कर रहे हैं और इस समय उस पर हम प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास के हम 16 पार्ट पहले ही कर चुके हैं और ये आज 17 पार्ट है। तो 17 पार्ट में कल हमने 16 पार्ट में जो है सम्राट अशोक को हमने पढ़ा था। और क्योंकि सम्राट अशोक जो है एक लंबा टॉपिक है तो उसको हम एक पार्ट में नहीं कंप्लीट कर पाए थे, तो आज इसका ये नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। आज इसमें हम मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट कर लेंगे और फिर कल हम 18 पार्ट से मौर्योत्तर काल के पार्ट को लेके आएंगे। तो आइए, ये वन लाइनर ही बुक्स है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। चाणक्य अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में किस वर्ण के लोग सम्मिलित होने चाहिए थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के लोग जो है सम्मिलित होने चाहिए थे। मौर्य काल में युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाले अधिकारी कौन होता था? तो नायक होता था। मौर्य काल में युद्ध पोतों के अतिरिक्त व्यापारिक पोतों की देखरेख कौन करता था? नवाध्यक्ष करता था। सीमा प्रदेश में दुर्गों की रक्षा का कौन सा अधिकारी करता था? अंतपाल अधिकारी करता था। मौर्य की न्याय व्यवस्था से क्वेश्चन देखिए। मौर्य काल में न्यायिक व्यवस्था कैसी थी? तो मौर्य काल की न्यायिक व्यवस्था जो है कठोर थी। कि मौर्य काल में किस तरह के न्यायिक दंड दिया जाता था? तो मृत्यु दंड भी था, अंगभंग दंड था, कारावास एवं जुर्माना जैसे दंड की प्रक्रिया को लागू किया जाता था। मौर्य काल में साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? सम्राट होता था। मौर्य काल के न्यायालय देखिए, यहाँ पर 2 न्यायालय होते थे। धर्म स्थनीय न्यायालय, जिसे दीवानी न्यायालय भी कहते थे। कंटक शोधन न्यायालय, इसे फौजदारी न्यायालय कहते थे। तो जो धर्म स्थनीय न्यायालय का प्रमुख या न्यायाधीश होता था उसे हम व्यवहारिक कहते थे। जो कंटक शोधन या फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था उसे हम प्रदेष्टा कहते थे। नगर व्यवहारिक या नगर का न्यायाधीश था। अर्थशास्त्र में इसे पौर व्यवहारक कहा गया है। मैगस्थनीज कृत इंडिका में एग्रोमोई को जिले का अधिकारी कहा जाता था तथा नगर के अधिकारी को एस्ट्रोमोई अधिकारी कहा जाता था। इधर इसका नोट देखिए। ग्राम सभा के न्यायिक कार्य ग्रामणी करता था और इसके ऊपर जो है संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय एवं जनपद न्यायालय होते थे। मौर्य काल की गुप्तचर व्यवस्था देखिए। मौर्य काल में गुप्तचर विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया था, जिसे महामात्य सर्प कहा जाता था। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। नंबर 1 संस्था, जो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते थे। दूसरे थे संचरा, यह भ्रमण करके गुप्तचरी करते थे। मौर्य काल में गुप्तचर के अतिरिक्त शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी थी, जिसे अर्थशास्त्र में रक्षिण कहा गया था। यूनानी लेखकों द्वारा गुप्तचरों को निरीक्षक तथा ओवरसीयर्स कहा गया है। नगर प्रशासन इसका देखिए। मौर्य युग में नगर का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। इसके लिए भी एक सभा होती थी, जिसका प्रमुख जो है नागरिक अथवा पुरमुख्य कहा जाता था। और मैगस्थनीज ने इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली समितियों का उल्लेख किया था। कल हमने ये समितियाँ आपको एक्सप्लेन करके बताई थी। आइए इसकी आगे देख लीजिए, ये समितियाँ कौन सी थी। 6 समितियाँ। ये समितियाँ और उनके कार्य थे। जो प्रथम समिति थी, तो प्रथम समिति जो है उद्योग शिल्प का निरीक्षण किया जाता था। द्वितीय समिति जो है विदेशी यात्रियों के भोजन, निवास तथा चिकित्सा का प्रबंध करती थी। तृतीय समिति जो है जन्म मरण का लेखा जोखा रखती थी। चतुर्थ समिति जो है नगर के व्यापार वाणिज्य का प्रबंधन करती थी। पंचम समिति जो है उद्योग निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। और छठी समिति जो थी यह
क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूल किया जाता था इससे। और इसमें जो है प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इधर इसका ग्राम प्रशासन देखिए। मौर्य काल में जो है ग्राम प्रशासन की, आइए थोड़ा सा 2 लाइन एक्सप्लेन कर देते हैं। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ही ग्राम थी और जिसके प्रमुख को ग्रामिक या ग्रामणी कहा जाता था। यह एक अवैतनिक पद था, क्योंकि गांव का निर्णय जो है ग्राम परिषद से ही लिया जाता था। अशोक ही जो था वह भारत का पहला शासक था जिसने ग्रामीण प्रजा के महत्व को समझा था। इसके ग्राम प्रशासन के क्वेश्चन भी देखिए, क्योंकि मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और मौर्य काल में ग्राम प्रशासन के अध्यक्ष को ग्रामणी कहा जाता था। और मौर्य काल में ग्राम सभा के कार्यालय के कार्य में कौन सा अधिकारी कार्य करता था, तो गोप नाम का अधिकारी कार्य करता था। मौर्य काल में ग्राम प्रशासन की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो शौहगोरा तथा महास्थान अभिलेख से, इन दोनों स्थान अभिलेख से ग्राम प्रशासक की जानकारी प्राप्त होती है, शौहगोरा तथा महास्थान अभिलेख से। अशोक की आर्थिक स्थिति देखिए, जो कि कृषि से संबंधित थी। तो इसमें आइए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते देते हैं इनका आर्थिक जीवन कैसा था। ये था कि किसी भी काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि अथवा पशुपालन होता था। जबकि कृषि में अधिशेष बचता था तब उद्योग का विकास होता था, और उद्योग के विकास के बाद जो है व्यापार वाणिज्य में प्रगति आती थी। तो जो कृषि थी, कृषि अर्थव्यवस्था का मूल आधार माना जाता था, क्योंकि मौर्य काल में भी कृषि अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में लगी थी। तो जो मेगास्थनीज थे उनको ये थी कि वर्षा साल भर में 2 बार होती थी, अतः कृषि भी साल भर में 2 बार उगाई जाती थी। और जो कौटिल्य थे उनके अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है कि इस समय जो है 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, जैसे रबी, खरीफ, जायद, तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। तो इसमें था कि सबसे उत्कृष्ट फसल जो है धान और सबसे निकृष्ट फसल जो है ईख को माना गया था। तो कृषि पशुपालन जो व्यापार वाणिज्य को संयुक्त रूप से वार्ता कहा जाता था, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पहली बार जो है शूद्रों को जो है वार्ता में शामिल भी किया गया था, और कृषि कार्य में दासों को भी लगाया गया था। परंतु पहली बार जो है व्यापक पैमाने पर मौर्य काल में दासों को कृषि कार्य में लगाया गया था। बस यही इसका तो है मौर्य काल की थोड़ी सी आर्थिक स्थिति और कृषि की स्थिति थी। आइए कृषि से संबंधित क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मौर्य काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, तो ये भी हमने बताया कि कृषि पर आधारित थी। और जो है मौर्य काल में कृषि की अर्थव्यवस्था अभी हमने बताया ना कि वार्ता के नाम से जाना जाता था। तो मौर्य काल में कृषि अर्थव्यवस्था को किस एक अन्य नाम से जाना जाता था, तो वार्ता के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल में लोग किन फसलों का उत्पादन करते थे, तो जैसे गेहूँ, जौ, चना, चावल, ईख, तिल, सरसों, मसूर, साग, इन फसलों का उत्पादन करते थे। मौर्य काल में लोग किन पशुओं का पालन करते थे, तो गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंसा, गधा, ऊंट, सुअर, कुत्ता, इन पशुओं का पालन करते थे। कौटिल्य ने भूमि के किन प्रकारों का वर्णन अपने अर्थशास्त्र में किया है, तो कृष्ट का मतलब होता है जुती हुई भूमि, और अकृष्ट बिना जुती हुई भूमि, और स्थल जो है ऊंची भूमि, जो है 3 प्रकार की भूमि का वर्णन इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में किया है। आदेव मात्रक जो है किस प्रकार की भूमि होती थी, तो यह वह भूमि होती थी जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके। आदेव मात्रक भूमि को क्या कहते थे, जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी। मौर्य काल में सिंचाई सुविधा के लिए सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने करवाया था। मौर्य काल में भूमि स्वामी को क्या कहा गया है, क्षेत्रक कहा गया है। और दूसरे मौर्य काल में
दूसरे की भूमि पर कृषि कार्य करने वाले कृषक को क्या कहा जाता था? काश्तकार कहा जाता था। आगे देखिए, आगे का पार्ट। मौर्य काल में कृषक की व्यक्तिगत भूमि से लिया जाने वाला कर को क्या कहलाता था? तो भाग कहलाता था। मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त राजस्व क्या था? तो शीता था। मौर्य काल में भूमि की दर क्या थी? तो 1/4 से 1/6 भूमि दर को लिया जाता था। मौर्य काल में राजकीय भूमि की देखरेख करने वाले प्रधान अधिकारी कौन थे? तो शीताध्यक्ष थे। मौर्य काल में करों को एकत्र करने वाला तथा आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला किस अधिकारी का कार्य था? समाहर्ता का कार्य था। मौर्य काल में जनपद एवं ग्राम स्तर पर करों का कौन सा पदाधिकारी एकत्र करता था? तो स्थानिक तथा गोप जो है पदाधिकारी करों को एकत्र करते थे। मौर्य काल में प्रमुख कर देखिए, सीता राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय थी। भाग जो है उपज का हिस्सा था जो कि कृषक वर्ग से लिया जाता था। हिरण्य जो है ये नगद कर था। बलि ये भी राजस्व कर था। सेतुबंध जो है ये सिंचाई प्रबंध के लिए लिया जाने वाला कर था। विष्ट जो है निःशुल्क श्रम एवं बेगार से लिया जाने वाला कर था। प्रणय जो है ये आपातकालीन कर था। प्रवेश जो है आयात कर था जो कि 20% था। निष्क्राम्य जो है निर्यात कर था। मौर्य काल में टैक्स छुपाने पर क्या दंड दिया जाता था? तो मृत्युदंड दिया जाता था। और मौर्य काल में भाग एवं बलि क्या थे? राजस्व थे। मौर्य काल में एग्रोमोही अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये मार्ग निर्माण से संबंधित था जो कि जिले से संबंधित रखता था। तो ये जिले से जितने मार्ग निर्माण उनका जैसे PWD का वर्क है तो उन कार्यों को देखता था। और जो एस्ट्रोमोई था वो नगर से संबंधित था। तो मौर्य काल में एग्रोमोई नामक अधिकारी के क्या कार्य थे? तो देखिए, राजस्व संग्रह था। सिंचाई सुविधाओं के लिए निरीक्षण था। न्यायिक प्रशासन के लिए भूमि व माप था। सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना तथा सड़कों के रखरखाव से था। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन में लिया जाने वाला किस तरह का जुर्माना था? तो इस सड़क पर कीचड़ फैलाने वाला जुर्माना था। मौर्य काल में उद्योग एवं व्यापार देखिए। मौर्य काल में व्यापार वाणिज्य की स्थिति कैसी थी? उन्नत स्थिति में था। मौर्य काल में प्रधान उद्योग क्या था? तो सूत कातना एवं कपड़ा बुनना था। मौर्य काल में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो एक मदुरा था, अपरांत था और कलिंग, काशी, बंग, वत्स जो है इस सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र थे। और दुकल श्वेत वस्त्र जिसे चिकना वस्त्र कहते थे तथा छौम एक प्रकार का रेशमी वस्त्र था। कौशेय जो है रेशमी वस्त्र का विवरण मिलता था। और जो सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख का अध्यक्ष होता था उसको क्या कहते थे? सूत्राध्यक्ष। आइए इसके देखिए इधर। चर्म उद्योग भी उन्नत स्थिति में था तथा एरियन ने भारतीयों द्वारा श्वेत चमड़े के जूते पहनने का उल्लेख करता है। मौर्य काल का प्रमुख व्यापारिक संगठन देखिए। श्रेणी शिल्पियों का संगठन था। निगम व्यापारियों का संगठन था। संघ जो है देनदारों या महाजनों का संगठन था। सार्थवाह जो है व्यापारिक कारवा का प्रमुख था। श्रेणी जो है न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठ कहा जाता था। मौर्य काल में अर्थशास्त्र के अनुसार 15% ब्याज दर लिया जाता था। मौर्य काल में व्यापार किन मार्गों से किया जाता था? तो स्थल एवं जल मार्गों से जो है किया जाता था। मतलब स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से ही व्यापार किया जाता था। मौर्य काल में आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो चंपा, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, गया, काशी, प्रयाग, कौशाम्बी और कान्यकुब्ज, हस्तिनापुर, शांकल एवं तक्षशिला थे। मौर्य काल में वाह्य ब्रह्म व्यापार किन देशों के साथ होता था? तो सीरिया, जो वाह्य व्यापार मतलब बाहरी व्यापार, तो जैसे आज हम विदेशों में कहते हैं, तो उस समय सीरिया था। मिस्र, फारस एवं अन्य पश्चिमी देशों के साथ जो है व्यापार होता था। मौर्य काल में व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? तो भ्रकच,
जो कि पश्चिमी भारत में था, ताम्रलिप्त पूर्वी भारत में था। मौर्य काल के प्रमुख उद्योग कौन से थे? व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण था। मौर्य काल में व्यापारी स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं पर कितना मुनाफा कमा सकते थे? तो 5% स्थानीय वस्तु पर और 10% जो है विदेशी वस्तु पर मुनाफा कमा सकते थे। मौर्य काल में मिस्र को किन वस्तुओं पर निर्यात किया जाता था? तो मिस्र से जो है हाथी के दांत थे, कछुए थे, सीपियाँ, मोती, नील रंगनील और लकड़ी, इन वस्तुओं का जो है निर्यात किया जाता था। किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र की न्यूनतम जानकारी मिलती है? तो व्यापार मार्ग से जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है, क्योंकि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था ये शासन सिद्धांतों पर लिखा हुआ ग्रंथ था, तो व्यापार मार्ग की इसमें न्यूनतम ही जानकारी मिलती है। व्यापार मार्ग में मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में सत्य कथन है कि वस्तुओं पर 1/10% शुल्क निश्चित था। वस्तुओं के विक्रय पर राज्य की कड़ी निगरानी रहती थी। राज्य स्वयं कुछ कारीगरों को सीधे नियुक्त करता था। मौर्य काल में व्यापारिक मार्ग देखिए। प्रथम मार्ग उत्तरापथ था। ताम्रलिप्त नामक बंदरगाह से पश्चिमोत्तर भारत में पुष्कलावती तक जाता था। इस मार्ग पर चंपा, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, गया, काशी, प्रयाग जैसे नगर अवस्थित थे। और दूसरा मार्ग जो है पश्चिम से पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ मार्ग से मिलता था। तीसरा मार्ग जो है दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था, जिस पर महिष्मती, उज्जैन, विदिशा आदि नगर स्थित थे। चौथा मार्ग जो है यह व्यापारिक मार्ग बृहत्कच्छ से मथुरा तक जाता था, जिसके रास्ते में उज्जैनी पड़ता था। मौर्य काल में मुद्रा देखिए। मौर्य काल में व्यापार व्यवसाय किस माध्यम से किया जाता था? तो सिक्कों के माध्यम से किया जाता था। मौर्य काल में सिक्के किस धातु के बनते थे? तो सोना, चांदी एवं तांबे धातु के बनते थे। मौर्य काल में प्रमुख मुद्राएं थी निष्क एवं सुवर्ण, जो कि सोना धातु की थी। काशर्पण, पर्ण, धरण जो है चांदी धातु की थी। माशक एवं काकड़ी जो है तांबा धातु की थी। मौर्यों की प्रधान राजकीय मुद्रा अवधि पर्ण थी। चांदी के सिक्के पर्ण को और किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो रुपया रूप के नाम से जाना जाता था, जिसे रूपक भी कहते थे। और मौर्य काल में तांबे का जो सबसे छोटा सिक्का उसे क्या कहलाते थे? तो काकड़ी कहलाते थे। मौर्य काल में आहत रजत मुद्राओं पर किसकी छाप होती थी, मतलब किसकी आकृत छपी होती थी? तो मयूर की, चंद्र और पर्वत की आकृत जो है छपी होती थी। पर्ण जो है चांदी के सिक्के का क्या वजन होता था? तो 3 या 4 तोले के बराबर होता था। मौर्य काल में राजकीय टकसाल का अधीक्षक को क्या कहा जाता था? तो जो राजकीय टकसाल जहाँ सिक्के ढाले जाते थे उसके अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहते थे। मौर्य काल में मुद्रा परीक्षण अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो जैसे टकसाल या सिक्के ढल गए फिर उसका परीक्षण करता था या निरीक्षक करता था, तो उसको रूपदर्शक कहा जाता था। मौर्य काल में सामाजिक दशा कैसी थी? तो मौर्य काल में सामाजिक संरचना के विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, मेगास्थनीज के इंडिका सहित रुद्रदामन तथा अशोक के अभिलेख से जो है मौर्य काल के सामाजिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। वार्ता अर्थात कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य को शूद्र का धर्म किस ग्रंथ में बतलाया गया है? तो अर्थशास्त्र में बतलाया गया है। किस धर्मसूत्र में वार्ता को शूद्र से वर्ण धर्म बतलाया गया है? तो गौतम धर्म सूत्र में जो है वार्ता को शूद्र का वर्ण धर्म बतलाया गया है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी मौर्य काल में? तो मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति जो है अच्छी थी। इसके इम्पोर्टेंट तथ्य देख लीजिए। मौर्य काल में स्त्रियों को पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी तथा वे विवाह विच्छेद या तलाक कर सकती थी। यूनानी विवरण से पता चलता है कि स्त्रियां सम्राट की अंगरक्षिका नियुक्त की जाती थीं। अर्थशास्त्र में स्त्री के लिए असूर्य पश्या या सूर्य को न देखने वाली
अवरोधन तथा अंतःपुर शब्दों का प्रयोग किया गया है। और संभ्रांत परिवार की स्त्रियां प्रायः घरों में रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासनी कहा है। मौर्य काल में स्थापत्य कला देखिए जरा। तो पाषाण गृह कला का सर्वप्रथम विकास किस राजवंश के अंतर्गत हुआ है? तो मौर्य काल के अंतर्गत हुआ है। मौर्य काल में मौर्य स्तंभों के लिए पत्थर किस स्थान से प्राप्त होता था? तो चुनार, जो कि मिर्जापुर में स्थित है, वहाँ से प्राप्त होता था। पत्थर पर चमकाने की कला ऐसी पूर्णता तक पहुँच गई थी कि इसके लिए आधुनिक क्षमता से परे लुप्त कला हो जाने की बात कही जाती है। स्मिथ ने यह टिप्पणी किसकी कला के विषय में की थी? तो मौर्य कला के विषय में ही कही थी। अशोक के स्तंभ लेख के शीर्ष पर किन पशुओं का चित्र उत्कीर्ण मिलते हैं? तो सिंह, अश्व, हाथी तथा बैल, इन पशुओं के चित्र को उत्कीर्ण किया गया है तथा इसके चित्र जो है उत्कीर्ण मिलते हैं। मौर्य काल से संबंधित कौन सी मूर्ति कलाएँ थी? तो यक्ष, पालवाहक, हाथी, धौली तथा रामपुरवा का षांड, शीर्ष स्तंभ जो है यहाँ से प्राप्त मूर्ति कलाएँ प्राप्त हुई हैं। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। मौर्य कला को संबंधित मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक राजकीय कला और एक लोक कला। तो राजकीय कला, जिसे दरबारी कला भी कहते हैं, इसके अंतर्गत राज द्वारा निर्मित स्मारक मिलते हैं, जैसे राजप्रसाद। राजप्रसाद का मतलब होता है राजमहल, स्तंभ, गुहा, विहार और स्तूप है। लोक कला में जो है, इसके अंतर्गत स्वतंत्र कलाकारों द्वारा लोक रुचि की वस्तुओं का निर्माण किया गया है, जैसे यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ तथा मिट्टी की मूर्तियाँ, इसे लोक कला के अंतर्गत रखा गया है। मौर्ययुगीन स्थापत्य की विशेषता देखिए। तो निर्माण कार्य में पत्थरों को तराश कर प्रयोग किया जाता था। लौह अयस्कों का सधा हुआ प्रयोग था। चमकदार पालिश, जिसे ओप का प्रयोग किया गया था। राजप्रसाद मतलब वही राजमहल में लकड़ी का विशेष प्रयोग किया गया था। परखम, मथुरा, उत्तर प्रदेश में यक्षसी मूर्ति मौर्य कला का विशिष्ट उदाहरण है। मौर्य स्तंभों के शीर्ष में आकृतियां देखिए। बसाढ़ में सिंह शीर्ष स्तंभ है। शंकिशा में गज शीर्ष स्तंभ है। रामपुरवा, ये रामपुरवा नहीं होगा, रामपुरवा होगा। रामपुरवा वृषभ शीर्ष स्तंभ है। लौरिया नंदनगढ़ में सिंह शीर्ष स्तंभ है। रामपुरवा में सिंह शीर्ष स्तंभ है। सांची में चतुर्सिंह मतलब 4 सिंह का शीर्ष स्तंभ है। सारनाथ में भी जो है चतुर्सिंह स्तंभ है। मौर्य युगीन में भाषा एवं साहित्य देखिए। मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा क्या थी? पाली थी। अशोक ने अपने अभिलेखों को किन भाषा में उत्कीर्ण करवाया था? तो प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल कौन सा था? तो तक्षशिला जो है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल था। तो चाणक्य जो है यहीं के शिक्षक थे, यहीं पर आचार्य का कार्यभार आचार्य थे तक्षशिला में, जो कि अब पाकिस्तान में है। अशोक के अभिलेखों के मुख्यतः किन 2 लिपियों का प्रयोग किया जाता है? खरोष्टी तथा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता है। मौर्य युग की प्रमुख कृतियाँ थीं कथावत्थु, मोगलीपुत्तिश, कल्पसूत्र भद्रबाहु का और अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का था। इधर परवर्ती मौर्य सम्राट देख लीजिए। क्योंकि अशोक की मृत्यु के बाद जो है परवर्ती मौर्य सम्राट देखिए बताते हैं 236 से 184 ईस्वी पूर्व। अशोक की मृत्यु 237 से 36 ईसा पूर्व के लगभग हो गई थी। उसके बाद मौर्य वंश का इतिहास अंधकारपूर्ण था। विभिन्न स्रोतों से मौर्य वंश के 9 या 10 राजाओं के नाम मिलते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है कोई योग्य उत्तराधिकारी रहा ही नहीं, अयोग्य उत्तराधिकारी थे। इस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। अयोग्य उत्तराधिकारी में जो है जैसे कुणाल
और चंद्रगुप्त द्वितीय, शालशुक, जालौक और जो है वीरसेन, दशरथ, बृहदत्त। तो ये सब अलग अलग पुराणों के अनुसार अलग अलग मत दिए गए हैं। देखिए, इधर पुराणों के अनुसार दिया गया है, इधर जो है दिव्यवादन जो ग्रंथ है उसके अनुसार दिया गया है। पर थोड़ा सा ही हम बता देते हैं कि फिर इसको फिर पढ़ते हैं ऐसे। तो इसके अयोग्य उत्तराधिकारी थे कि अशोक के बाद अगला शासक कौन बना, यह स्पष्ट है कि मत्स्य पुराण के बाद दशरथ को बताया गया है और विष्णु पुराण में अशोक के बाद सुयश को शासक बताया गया है। सुयश का ही नाम जो है कुणाल था और सुयश के बाद दशरथ शासक हुए थे। तो जो कुणाल थे यह अशोक के बाद शासक हुआ था। इसकी उपाधि जो है धर्म विवर्धन थी और इसका ही मूल नाम, कुणाल का ही मूल नाम जो है सुयश था। जो दिव्यावदान अनुसार है, जो दिव्यावदान अनुसार ग्रंथ है उसके अनुसार जो है अपने पिता अशोक के समय से ही वह तक्षशिला का जो है राज्यपाल था, जिसे कुणाल, और उसका मूल नाम जो है सुयश था। तो इस तरह से उनके योग्य उत्तराधिकारी न होने की वजह से ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। आइए इसको हम देखते हैं, फिर एक एक शासक के बारे में थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कुणाल है, पुराणों के अनुसार इधर शासक देखिए और इधर दिव्यावदान के अनुसार इनके शासक देखिए। तो पुराणों के अनुसार जो था कि अशोक के बाद शासक हुए कुणाल, बंधुपालित जो कि कुणाल का पुत्र था, इंद्रपालित जो कि बंधुपालित का भाई था, और दशोन जो कि बंधुपालित का पौत्र था, और दशरथ जो कि अशोक का पुत्र था, संप्रति दशरथ का पुत्र था, शालिशुक, देवधर्मन, शतधनुष जो कि देवधर्मन का पुत्र था, और अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को बताया गया। और इधर दिव्यावदान के अनुसार कुणाल, संपति जो कि कुणाल का पुत्र था, और बृहस्पति संपति का पुत्र था, वृषभसेन जो है ये बृहस्पति का पुत्र था, और पुण्यधर्मन जो है वृषभसेन का पुत्र था, और पुण्यमित्र जो है पुण्यधर्मन का पुत्र था। तो ये दिव्यावदान के अनुसार है। बृहद्रथ जो है ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था और बाणभट्ट ने इसे प्रजा दुर्बल शासक कहा था। हर्षचरित में इसका उल्लेख भी मिलता है कि बृहद्रथ का सेनापति जो पुष्यमिशुंग था, जिसने बृहद्रथ को अश्व का निरीक्षण करने के लिए अश्वशाला ले गया था और वहां पर इसकी हत्या कर दी थी। इसी कारण बाणभट्ट ने पुष्यमिशुंग को अनार्य कहा था और फिर उसने शुंग वंश की स्थापना की थी, जो कि मौर्योत्तर काल से संबंधित हो जाता है। और इसका आगे का टॉपिक देखते हैं हम। तो आइए इतना कंप्लीट कर लेते हैं। किस परवर्ती मौर्य शासक को जैन धर्म का संरक्षक कहा गया है? तो दशरथ को कहा गया है। और परवर्ती सम्राट दशरथ ने किस स्थानों पर आजीवक के लिए गुफाएं निर्मित करवाई थी? तो नागार्जुनी पहाड़ी, गया जनपद बिहार पर इसकी पहाड़ियाँ निर्मित करवाई थी। परवर्ती मौर्य सम्राट शालसिक की उपाधि क्या थी? सुभक्षेन थी। पुराणों के अनुसार मौर्य वंश का अंतिम शासक किसे बतलाया गया था? दशरथ को बतलाया गया था। परवर्ती मुगल मौर्य सम्राट को प्रज्ञा दुर्बल या बुद्धिहीन शासक कहा गया था। बृहद्रथ को कहा गया था। पुष्यमिशुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की किस वर्ष हत्या कर मौर्य वंश का अंत कर दिया था? तो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि पुष्यमिशुंग ने किस तरह से बृहद्रथ की हत्या की थी। 184 ईसा पूर्व में की थी। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण थे अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी थे, प्रशासक का अत्यधिक केंद्रीकरण था और राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। आर्थिक तथा इसकी असमानताएं थी, प्रांतीय शासकों का अत्याचार थे, करों की अधिकता थी। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? अशोक के बाद राजाओं का निर्बल होना ही, क्योंकि योग्य उत्तराधिकारी ही नहीं थे, तभी इसके पतन का मुख्य कारण ही था।
इसके विविध क्वेश्चन आइए देख लेते हैं इतने। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? जो खरोष्ठी लिपि थी ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कुछ प्राणियों की सूची जारी की थी जिसमें उन प्राणियों की हत्या करना प्रतिबंधित कर दिया था? तो ये राज्याभिषेक के 26वें वर्ष जो है इन प्राणियों की हत्या करने को प्रतिबंधित कर दिया था। वर्तमान में नगर पालिका का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जो है वो आज भी जारी है। भारतीय इतिहास के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों तथा राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना किसका कार्य था? तो मागध एवं सूत वर्ग का कार्य था। प्राचीन भारत के किस स्थान के किस ग्रंथ द्वारा पति द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था उस ग्रंथ में इसकी जानकारी दी गई है। परवर्ती मौर्य सम्राट शुंग एवं कण्व के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र ने की थी और अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी तथा उससे राज सिंहासन हथिया लिया था। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। इधर जनपद स्तर देखिए। जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही क्रम था प्रादेशिक, राजुक और युक्त था। कालियान या कल्याण का व्यापारिक केंद्र के रूप में उल्लेख किस यूनानी लेखक ने किया था? कॉस्मास ने किया था। चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के लोक प्रदर्शन की विधि भारतीय शासकों द्वारा अपनाई नीति का संबंध किसके द्वारा अपनाई गई प्रथा का अनुकरण थी? तो हखामनी प्रथा का अनुकरण थी। कौन सा स्थान अशोक के साम्राज्य में दक्षिणी भाग का प्रशासकीय केंद्र था? तो सुवर्णगिरी जो है दक्षिणी भाग का प्रशासकीय केंद्र था। श्वेत लोहे के संदर्भ देकर किसने प्राचीन काल में भारत में विकसित लोहे प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया था? तो कर्टियस ने जो है लोहे का विकसित एवं प्रौद्योगिकी साक्ष्य जो है प्रस्तुत किया था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का शासन भार दिया गया था? तो तक्षशिला एवं उज्जैनी का जो है शासन भार दिया गया था, मतलब उसने यहाँ का कार्यभार संभाला था। वह कौन सा सम्राट मौर्य राजा था जिसने राजमुकुट त्याग कर जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ही थे, जो भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए थे और अंतिम समय इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। आइए थोड़ा सा और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्लासिकल लेखकों का कालानुक्रम है एरियन 36 BC से 16 BC और स्ट्रैबो जो है 63 BC से 19 AD, प्लिनी जो है 23 AD से 79 AD और टालमी जो है 19 AD से 116 AD तक इनका कार्यकाल था। मौर्य शासनकाल में पिंडकर किस प्रकार का कर था? तो एक ग्राम में संयुक्त रूप से संग्रहित कर था। किस एक ग्रंथ में चाणक्य की योजना का विवरण है जिसके अनुसार उसने अपने अंतिम नंदशासकों को एक मंत्री के षड्यंत्र को विफल कर चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पर आसीन करवाया था? तो मुद्रा राक्षस ग्रंथ में यह चाणक्य की योजना का विवरण प्रस्तुत करता है। मुद्रा राक्षस विशाखादित्य का ग्रंथ था। यवन लेखकों के अनुसार मौर्य राजस्व का कौन सा लक्षण था? तो राजा सदैव सशस्त्र व्यक्तियों से घिरा रहता था जो अंगरक्षक थे। राजाओं को प्रिय व्यसन आखेट था। आखेट का मतलब शिकार करना। राजाओं को प्रसन्न करने के लिए पशु युद्धों का आयोजन किया जाता था। भारत में विभिन्न व्यापारिक मार्गों में तुलनात्मक गुणों का बुद्धिमत्तापूर्वक गुण विवेचन किसने किया था? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका जो है वर्णन मिलता है कि किस तरह से इसका गुण विवेचन किया गया था। वेदिका से घिरा वृक्ष का प्रतीक कहाँ से प्राप्त होता है? तो मौर्यकालीन आहत सिक्कों से प्राप्त होता है। आहत सिक्के उसे कहते थे तो तांबे के बने होते थे। कौन से कारण मौर्यकालीन भौतिक संस्कृति के आधार थे? तो लोहे का अत्यधिक प्रयोग हो गया था। आहत सिक्कों का बाहुल्य था।
उत्तरी काले पालिश वाले मृदभांडों की प्रचुरता थी। पकी हुई ईंटों का प्रयोग था और वलय कूपों का प्रयोग था। कौन से एक साक्ष्य से अशोक की तिथि निर्धारित करने के लिए सर्वाधिक विश्वसनीय साक्ष्य हैं? तो विदेशी राजाओं का उल्लेख करने वाले अशोक के अभिलेख जो हैं, इसी से सर्वाधिक विश्वसनीय साक्ष्य जो है मिलते हैं। अन्य राष्ट्र में लड़ाइयों को भूमि को नष्ट करने का प्रचलन था और भारतीयों में भूमि जोतने वाले पड़ोस में लड़ाई चलते रहने के बावजूद कैसे भी संकट के भाव से उद्विग्न नहीं होते थे और वो उत्पीड़क नहीं होते थे। यह वक्तव्य किसका था? तो मेगास्थनीज ने लिखा था अपनी इंडिका में। जैन ग्रंथों में अशोक के पौत्र संप्रति की द्वितीय राजधानी किस नगर में स्थित थी? तो उज्जैन नगर में स्थित थी। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक की गतिविधियों का वर्णन मिलता है? तो इंडिका में जो है इसका वर्णन मिलता है। प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों का सबसे लंबा था तो तक्षशिला से ताम्रलिप्त जो है ये व्यापारिक मार्गों में सबसे लंबा व्यापार मार्ग था। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था में प्रथम विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो अरसास ग्रंथ में मिलता है। किसका कथन है कि मौर्य काल में जहाज रानी पर राज्य का एकाधिकार था? तो कौटिल्य का था। मौर्य काल में कौन सा अधिकारी जिला एवं गांव के बीच स्तर में कर वसूलने के लिए जिम्मेदार था? तो गोप था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया था? जो मोगली पुत्तिस्य थे उन्हीं से बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाशुपत संप्रदाय पर प्रबल केंद्र किस स्थान पर स्थित था? तो मथुरा में स्थित था। मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा जिसका समीकरण किसके साथ किया जाता है? तो जौगढ़ के साथ किया जाता है। किस यूनानी विद्वान ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण करके अधिकार प्राप्त किया था? तो यह यूनानी विद्वान प्लूटार्क थे जिन्होंने ऐसा लिखा था। भारत में इतिहास लिखने वाले प्रथम विदेशी इतिहासकार किसे कहा जाता था? मेगास्थनीज को कहा जाता था। सारनाथ स्तंभ चक्र क्या दर्शाता है? तो यह न्याय को दर्शाता है। राजकुमार के रूप में अशोक को विद्रोह का दमन करने के लिए किस स्थान पर भेजा गया था? तो तक्षशिला में भेजा गया था। मौर्य शासक अशोक के संदर्भ में सत्य कथन है कि अशोक के औपचारिक राज्यारोहण में विलंब हुआ था। 5वें शिलालेख में अशोक के भाइयों के अंतःपुर की जानकारी मिलती है। अशोक बिंदुसार के समय तक्षशिला तथा उज्जैन का वायसराय था। चाणक्य जो समुद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध सेनापति था, किस विश्वविद्यालय के अध्यापक थे? तो अभी हमने बताया था तक्षशिला के आचार्य तक्षशिला के अध्यापक थे। भारतीय लोग किस गुण की मेगास्थनीज ने प्रशंसा की थी? तो उच्च नैतिक स्तर की जो है मेगास्थनीज ने प्रशंसा की थी। मौर्य समाज में शांति और अनुशासन व्यवस्था का उल्लेखनीय तत्व क्या था? कि घरों में ताले नहीं लगाना, यही शांति और अनुशासन व्यवस्था का उल्लेखनीय तत्व था। मौर्य युग में औसत व्यक्ति के सुखी होने का क्या कारण था? तो सादा एवं मितव्ययी जीवन था। वही सादा जीवन उच्च विचार वाली कहानी थी, यही सुखी रहने का एक कारण था। शिलालेख जो समकालीन दस्तावेज होते थे उसकी विशेषता क्या होती थी? तो शिलालेख के बाद कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था। मौर्य समाज के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था। यह कथन किस विद्वान का था? तो हरप्रसाद शास्त्री विद्वान का था। वह साक्ष्य कौन है सा था जो अशोक के भ्रातृ युद्ध की परंपरा को झुठलाता है? तो अशोक का जो है 4था शिलालेख है जो इस परंपरा को झुठलाता है। अभिधान चिंतामणि नामक ग्रंथ में कौटिल्य के जो है किन नामों का विवरण प्राप्त हुआ है? तो वात्सायन, मल्लिनाथ, कुटिल, चाणक्य, द्रामिल, पच्छिल स्वामी, विष्णुगुप्त और अंगुल, इन नामों का विवरण प्राप्त हुआ है। तो आज से हमारे मौर्य साम्राज्य कंप्लीट हुआ और कल से हम मौर्योत्तर काल के टॉपिक को लेकर आएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है और इसको वैसे भी हम कंटिन्यू रखेंगे, इस बुक को पूरी कंप्लीट करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लेकर आएंगे। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब लोग सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जो कि मेरे मोटिवेशन के लिए बेस्ट रहेगा।
ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए और वैसे भी ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक आप इसको रिवीजन करिए, कई बार रिवीजन करिए। ओके, थैंक यू सो मच।